सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परियक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी ही चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुई और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों ने उनके जीवन की इस एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। जो साल के हर एक महीने उनके पति उनके पास जाकर रहते, पर उन्होंने कभी अपने पति की प्रतीक्षा न की, कभी उनके इंतजार में अपने पलकें न बिछाई, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वतंत्र धारा को और कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो जाता और सन्यासी महाराज से तो इतना भी न होता कि वो 2 मीठे बोल सोमा बुआ से ही बोल लेते, जिसका आसरा लेकर वो उनके वियोग के 11 महीने काटते। इस स्थिति में बुआ अपनी जिंदगी आस पड़ोस के लोगों के भरोसे ही काटती रहती। किसी के घर में मुंडन हो, छठी हो, जनेई हो, शादी हो या गमी हो, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ ऐसा काम करके मानो वो दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में हुई। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी दोनों में एक कहासुनी हुई है और सोमा बुआ धूप में बैठी धूप सेक रही है। सोमा बुआ, सोमा बुआ, क्या कह रही राधा? कैसी हो? क्या बताऊं, तू तो जाने है मेरा तो कहीं आना जाना इनको सुहाता है ना बिल्कुल भी। कल किशोरी लाल है ना चौक वाला, उसके बड़े बेटे का मुंडन था, वहां चली गई। मैंने सोचा नई नवेली बहुएं हैं, उनसे काम संभलेगा क्या, ये तो मुझे जानू हूँ। पूरी बिरादरी को न्योता दे रखा था। अरे मुंडन में भी कोई पूरी बिरादरी को बुलावे है और मैं जानू सब पैसे के चोचले हैं। एक काम गद से ना हुआ। अरे वो नई नवेली बहू से कोई काम संभलेगा क्या? कभी कुछ किया हो तो जाने, कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, कुछ भी ना पता उन्हें। और मैं गई वहाँ पे, औरतें बन्ना बन्नी गा रही मुंडन में। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। तो तुम गाती हो अच्छे से। और बट्टी की बात सुनेगी तो और भी हंसी आएगी। हलवाई ने इतने समोसे उतार दिए कि पूरी पंगत भी खा जा तब भी बच रहे, और वो भी सारे कच्चे। और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े। अच्छा? बाजार से मैंने मावा मंगवाया और उसके बाद फिर रसगुल्ले बनवाए। और देखियो किशोरी लाल और उसकी दोनों बुआ बड़ा ही जसमान रहे मेरा। कह रहे बुआ अगर तुम ना होती ना हमारी तो भज पिट जाती, तुमने तो हमारी इज्जत रखी। और मैंने भी कह दिया अरे अपने ही तो अपनों के काम आवे हैं, कोई बाहर से आएगा। अरे ये तो इनका सन्यासी महाराज का 2 रोटी बनानी पड़े, नहीं तो मैं तो और भी जल्दी से आ जाती। तो तुम उदास क्यों हो रही बुआ? सन्यासी जी महाराज ने फिर कुछ कह दिया क्या? कहने को तो कहते ही रहते हैं, इन्हें तो मेरा कहीं आना जाना सुहाता ही नहीं है। क्या बताऊं तुझे राधा, मैं कल इन्हें कहीं आना जाना तो सुहाता है ना। कल किशोरी लाल के यहाँ से बुलावा ना आया। अरे मैं तो कहूँ कि अपनों के घर से क्या बुलावा, वो जब मुझे इतना माने हैं, तू बता कोई ऐसी वो अपना भंडार कर भट्टी सौंप देगा? अपना समझा जब तो सौंप दी ना। पर ये क्या कहूँ कि मैं दूसरों के घरों में जाकर टांग अड़ाती फिर है। बताइए तू, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? तुम बिना बुलाए चली गई ना बुआ, इसीलिए नाराज हुए होंगे। अरे तो मैं तो ये कहूँ राधा, अपनों के लिए कैसा बुलावा? बुलाए वो मुझे अपना माने है तभी तो मैं चली गई, वरना वैसे कोई भंडारगर सौंप देगा, वैसे कोई भट्टी तुम्हारे हाथ में सौंप देगा। और ये कहते हैं बिना बुलाई चली जाती है, दूसरों के घरों में टांग अड़ाती फिरती है, तुम जबरदस्ती घुसती है। तुम तो जानती हो सन्यासी जी महाराज को कैसी है उनकी आदत। क्या बताऊँ राधा, सुनने को तो सुनती ही हूँ। पूरे साल भर हरिद्वार रहते हैं, 11 महीने, 1 महीने के लिए आते हैं, एक शब्द भी प्यार का नहीं बोलते। इनको क्या है, सारे निश्चितार्थी को मुझे ही तो निभाना है, इन्हें तो कोई मतलब नहीं है किसी से भी। तो क्या मैं भी इनकी तरह बन जाऊं, किसी नाते रिश्ते से कोई मतलब ना रखूं? अरे मैं तो कहती हूँ जब पल्ला पकड़ा है तो मुझे अपने साथ ही रख लो, और वो भी इनसे ना होता
सारा धर्म कर्म खुद ही कमाऊंगे सारा। मैं तो बस इनके नाम को पड़ी हुई रोया ही करूं बस। सुन लिया करो बुआ, सुन लिया करो, जीना भारी करो। अरे बुआ तुम भी ना कहाँ की बात कहाँ ले गई, जीना भारी करो। चलो मैं तुम्हारे लिए पापड़ भून के लाती हूँ, खा कर बताना कैसे बने हैं। अरे सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों के यहाँ ना उनकी लड़की का विवाह भगीरथ जी वालों के यहाँ तय हुआ है। देख लेना, तुम्हें जरूर बुलाएंगे। अरे काफी समझी जो ठहरे, तुम्हारे बिना बुलाए थोड़ी ना कोई काम हो जाएगा। जरूर बुलाएंगे, देख लियो। सन्यासी जी की मौन अपेक्षा से उनके मन को ठेस तो बहुत पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थे। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रतिनिधि खबर लाते। आखिर एक ये भी सुनाई कि उनके समधी आ गए हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है। दो लोग पैसे वाले जो ठहरे। हमारे यहाँ तो बुलावा आवेगा भी कि नहीं आवेगा। देवर जी को मरे में 25 बरस हो गए, तब से तो कोई संबंध रहा नहीं। अरे रखे भी कौन, ये काम तो मर्दों के हो गए हैं, मैं थोड़ी रखूंगी। अरे बुलावा आएगा बुआ, तुम्हारा नाम भी है लिस्ट में। तुम्हें ना बुलाएंगे तो किसे बुलाएंगे? देखिए ये हमारा नाम बस। अरे राधा, अरे ओ राधा आजा जल्दी से तो आ। हाँ बुआ हाँ, देख आई हूँ, लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। हाँ आंखों से देख के आई है। इन्हीं आंखों से देखा बुआ। अच्छा राधा, देख तू तो नई जमाने की है ना, तुझे पता है ना लड़की की नई शादियों में क्या दिया लिया जावे है। देख समधी वालों का मामला ठहरा, वैसे तो कुछ ना था, ना जाऊंगी तो भी बुरा लगेगा है, मेरे को जाना भी जरूरी है। तू बता मैं क्या दूं उसको। देखिए ऐसा बता दे कि मेरी ला इज्जत रह जावे, मेरी भद ना पिटा बस। क्या देना चाहोगी बुआ? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज? देख राधा कि मेरे पास क्या रखा है तो मैं तुझे बताती हूँ। तू तो बाजार जाती है ना, तो मेरे लिए लाके दे देना। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है बुआ। बुआ डगमगाते कदमों से कोठरी के अंदर आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसका ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी। बुआ का अनुमान था रुपए कुछ ज्यादा होंगे, परंतु जब वो 7 ही निकले तो वे सोच में पड़ गई। रही समधियों के घर, इतने रुपयों में तो बिंदी भी नहीं लगेगी। एकाएक उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मात्र पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी इस अंगूठी का मोह वे नहीं छोड़ सकी थी। आज एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वो अंगूठी अपने आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर चल पड़ी। इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था, पैरों की गति शिथिल।
कहाँ से पैसे मेरे पास? मेरा कोई कमाने वाला बैठा है क्या? अरे ये जरा सी खोली है, इसी का किराया और उससे 2 टाइम की रोटी का गुजारा हो जावे। क्या बताऊं बुआ, मेरा भी हाथ तंग चल रहा, नहीं तो मैं ही दे देती तुम्हें पैसे। राधा, समझियो का मामला क्या है? ना जाऊंगी तब भी बुरा लगेगा। अरे पूरी बिरादरी के लोग आएंगे और मैं ना जाऊं? ना राधा ना, ऐसा ना होने का। तो ना जाओ बुआ, बात ही खत्म। क्यों ना जाऊं? अरे वो 25 साल बरस हो गए देवर जी को मरे हुए, वो ना भूले और मैं भूल जाऊं देने लेने की वजह से? ना, ऐसा ना होने का राधा। अब तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया बुआ, तुम नाहक लेन देन के चक्कर में पड़ गई। अब नहीं कोई देता लेता। राधा, तू तो बाजार जा रहा है ना, देख तू, मैं तेरे को दे रही हूँ कुछ, अब तू उसका ना अच्छा सा कुछ ले आई हो, ऐसा ले आई हो कि जिससे मेरी शोभा रह जावे, मेरी समझियों के सामने मेरी नाक ना कटे। राधा, पैसे तो ना है, पर देख ये अंगूठी है, मेरे हर खू की निशानी। कितनी भी परेशानी हो, मैंने इस अंगूठी का कुछ ना किया। ले, तू ये ले जा, जो अच्छा लगे, जो लड़कियों के लिए सही होता हो शादी ब्याह में देने का, वो तू मुझे ला के दे दे। भाई इतना ध्यान रखियो, मेरी इज्जत रह जाए, मेरे समझियों के सामने मेरी भद ना पीटे बस। ठीक है बुआ, अंगूठी तो अच्छी है। तू बाजार जावे ना, सब सामान देख के ले आइयो, जो तू ठीक समझे वो ला के दे दे मेरे को। ठीक है बुआ। चूड़ी चूड़ी ले लो। चूड़ी तो कम से कम बदल ही लूं, चूड़ी तो पहन ही लूं, शादी में जाऊंगी ना, चल चूड़ी पहन लेती। चूड़ी वाला भी आ गया है। ओ चूड़ी वाले, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मैं तो काली नहीं पहनूं, मैं तो नीली नहीं पहनूं, मुझे लाल रंग है भाया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष। बिना बुलाए मत जाना, मैं फिर कह रहा हूं, बिना बुलाए बिल्कुल मत जाना। मैं फिर कह रहा हूं, बिना बुलाए बिल्कुल मत जाना। मुझे क्या बावली समझा है कि बिना बुलाए चली जाऊंगी? राधा खुद मेरा नाम देख के आई है उसमें लिस्ट में, तभी जाने की सोच रही हूँ मैं। मुझे पागल समझ रखा है। बुआ लो, तुम्हारा सब सामान ले आई। राधा सामान ले आई तो बड़ा अच्छा है, समझियों के सामने मेरी लाज रह जाएगी। बहुत अच्छी है राधा। सब कुछ देखकर पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, यह सोचकर कि जब वो ये सब दे देंगे तो उनकी समझन पुरानी बातों की दुहाई देकर उनकी मिलनसारता की प्रशंसा करेंगे। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले गन्ने के यहाँ से एक खाने का पीला लंग लाकर रात में ही उन्होंने साड़ी भी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मैं कल्पी और तोड़ रहा था। बुआ ने 9 बजते बजते अगले दिन सुबह खाना भी बना डाला। फिर एक थाली निकाली, उसमें अपना बनाया हुआ क्रोशिये का छोटा सा मीट पोश निकाला। थाली में सिंदूरदानी, साड़ी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजा के रखे और अपने बुलावे का इंतजार किया।
है, मैं तो 4 बजे जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे धूप छिप गई हो, सांझ हो गई हो। नए जमाने के लोग हैं, एंड टाइम पे बुलावा है। बुआ छत पे से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उसके पीछे रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसपे कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के छिड़के हुए कण रह रह के धूप में और चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे गली में किसी को भी घुसते हुए बुआ का चेहरा चमक उठता था। शाम के 7 बजे राधा ने ऊपर देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे उसने इतना ही कहा, बुआ खड़ी खड़ी ठंड में क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। 7 बज गए? अच्छा, तो बुलावा तो कंप्लीट हो गया। खाने का क्या है, 2 जनों का बना लूंगी।